हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये एक चैप्टर है डाइवर्सिटी और सोशल साइंस की बुक है, क्लास 6। ठीक है, 6 क्लास की ये बुक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको हम पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जहाँ तक ये फुल स्टॉप इसका मेन। और उसके बाद हम इसका मीनिंग या इसका मतलब बताएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये थर्ड पार्ट इससे पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसकी, इस वीडियो की। तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे किताबी चैनल, ठीक है, पे जाकर और इसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो गाइस, इसका मतलब यही है कि इंडिया की डाइवर्सिटी, ठीक है, इंडिया की डाइवर्सिटी को हमेशा इसकी यानी भारत की ताकत का स्रोत माना जाता है। ठीक है, ठीक है ना, यानी डाइवर्सिटी को ही इसकी शक्ति का स्रोत माना गया है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना गया है। ठीक, या माना जाता है। जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था तब अलग अलग रिलीजन, भाषा यानी कि लैंग्वेज और एरियाज़ की औरतों और आदमियों यानी कि पुरुषों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में, लड़ाई के मूवमेंट में अलग अलग बैकग्राउंड्स यानी अलग 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 उसके लोग, रहने वाले लोग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, के रहने वाले लोग से आने वाले हज़ारों लोग शामिल थे, है ना। यानी कई अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे जो इस मूवमेंट में, जो इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। ठीक, और सब ने यानी हिंदुस्तानियों ने साथ मिलकर काम किया, साथ साथ जेल भी गए और अलग तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध किया। ठीक है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहे, अंग्रेज़ों, है ना, विरोध किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहे। ठीक, अंग्रेज़ों को ये लगता था, अंग्रेज़ ये समझते थे कि यू नो ठीक है, अंग्रेज़ को ये लगता था कि यहाँ डाइवर्सिटी होने की वजह से, यानी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की जातियाँ हैं, तो डाइवर्सिटी होने की वजह से लोगों में फूट डाला जा सकता है। और ठीक है, और वो अपना राज ऐसे ही चलाते रहेंगे फूट डालकर। ठीक, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हिंदुस्तानी भले ही अलग अलग क्यों ना हो, यानी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, डाइवर्सिटी होने पर भी सभी इंडियंस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सभी इंडियंस एक साथ हैं और एक साथ लड़े भी, वी नो वेरी वेल। ठीक है, इस अब हम देखते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो ये पोएम है, इसको मैं पढ़ता हूँ और इसको मैं बताता हूँ साथ साथ। ठीक, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। ठीक है, तो गाइस, तो इसमें कहते हैं कि वो दिन जब हमारा खून बहा था, या जब हमारे खून बहाया गया था, ठीक है, तो प्यारे वो भूलना नहीं, है ना, आपकी खुशियों के वक्त में हमें भूलना नहीं, बल्कि हम पर आंसू बहाना है। यानी कि जो खुशी दी हुई है, ये एक तरह से इसके लिए बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत ज़्यादा खून बहा है, तब जाके ये आप आज़ाद हुए हैं, आपको खुशियाँ मिली हैं अंग्रेज़ों के जुल्म से। एक तरह से यही मतलब है कहने का। ठीक, अब the hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. अब यहाँ कहने का मतलब है कि शिकार करने वालों ने हमारे फूल चुन चुन के तोड़े हैं, और इन सुनसान इलाके में कोई फूल ज़रूर लगा के जाना, ओ प्यारे। ठीक है,
Having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh, do light a lamp on this lonely grave of friend. तो इसमें कहते हैं कि जलियांवाला बाग में हम गोली खा के सोए, हमारी सूनी पड़ी कब्रों पर दिया जलाकर जाना, ओ फ्रेंड या ओ प्यारे। ठीक है। The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. यहाँ रोब का मतलब दामन जो हम ओढ़ते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब गाइस ये है कि हिंदू और मुस्लिम की आज होली होती है। यानी किस टाइप की होली? जिसमें एक तरह से खून की होली है ना, जो जलियांवाला बाग में खून बहाया गया जनरल डायल के ज़रिए, जो एक जनरल था अंग्रेज़ों का। ठीक है। तो एक होली होती है और दोनों एक ही रंग में बहते हैं, यानी खून बहता है। ठीक। और खून का रंग तो एक ही होता है। और इसमें अपना दामन भिगो के जाना, यानी एक तरह से हमें याद करके जाना। ठीक है। दामन भिगोने से मतलब है आंसू बहा के जाना, या जो भी है हमें याद ज़रूर करना। ठीक। और गाइस इसका आगे देखते हैं। Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. ओ फ्रेंड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओ प्यारे। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कुछ जेल में है ना, कुछ कब्र में दफन है, उन पर दो बूंद आंसू बहा के जाना। ठीक है। ओ प्यारे, ओ प्यारे, ओ फ्रेंड, या जो भी है और ये कहते हैं कि ये लिखा है किसने, किन लोगों ने लिखा था? ये एक इंस्टीट्यूशन है, या जो भी कह लें, है ना, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ठीक। तो आगे देखते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं पैराग्राफ। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाक्रे। मैसाक्रे बोलते हैं कि ओपन, बड़ी पैमाने पर बहुत ज़्यादा, मतलब कत्ल करना, है ना, एक तरह से मर्डर करना, कत्ल करना बड़े पैमाने पे एक साथ बहुत लोगों को, तो उसे मैसाक्रे बोलते हैं। ठीक। इन अमृतसर, अमृतसर पंजाब में एक शहर है, अमृतसर बहुत फेमस है, तो वहाँ ये जलियांवाला बाग है, अमृतसर, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, यानी निहत्थे, peaceful people, killing many and wounding even more, यानी बहुत लोगों को मारा और उससे ज़्यादा लोगों को घायल किया। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि कि ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है गाइस कि ये गीत जो है ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग के हत्याकांड, या ये एक तरह से मैसाक्रे, है ना, हत्याकांड सिंगल के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन मैसाक्रे जो है वर्ड सही है। मैसाक्रे में होता है कि बड़े पैमाने पे एक साथ कई लोगों को कत्ल करना, उसे बोलते हैं मैसाक्रे। ठीक है। कत्लेआम को बोलते हैं, कत्लेआम यानी बहुत कत्ल करना। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ यही किया था जलियांवाला बाग में। तो ये सॉन्ग जो है उसी जलियांवाला बाग के बाद, मैसाक्रे के बाद गाया गया है। ठीक है। के बाद गाया जाता था, है ना, और उस वक्त से ही गाया जाता था, और आज भी जो लोग जानते हैं वो लोग जाते हैं, या जो लोग, तो ये गाना वहाँ कहीं लिखा हुआ भी है। इस मैसाक्रे में एक ब्रिटिश जनरल ने उन लोगों पर जो कि पीसफुल और निहत्थे लोग, जिनके हाथ में ना कोई हथियार था, ना असला था, ना कुछ था, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, उन पर क्या है, खुलेआम गोलियां चलवा दी इस जनरल डायर ने। ठीक। जो बाग में जमा होकर सभा कर रहे थे, है ना, और एक तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी एक प्रोटेस्ट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शन कह सकते हैं, उनमें क्या था, आदमी और औरत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, अमीर, गरीब, सब लोग थे वहाँ, सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें बहुत लोगों की जानें गईं, और इससे भी ज़्यादा लोग इवन मोर मैन एंड मैन, है ना, और उससे ज़्यादा लोग क्या हुए, वाउंड हुए, यानी कि ठीक है, किलिंग एंड वाउंडिंग इवन मोर, यानी बहुत सारे लोग मारे गए और उससे ज़्यादा लोग घायल हुए। ठीक। तो गाइस यहाँ यही है कि ये बहुत दुखदाई एक हादसा था,
और इसमें जो है बहुत लोगों को ज़ख्मी किया गया, मारा गया, और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा दुख वाली कहानी और घटना ये याद की जाती है। ठीक, तो ये गीत उन बहादुर लोगों के लिए लिखा गया था और गाया गया था। ठीक है, और आज भी लोग गाते हैं, है ना, पेज पलटते हैं। तो गाइस देख सकते हैं उस वक्त ये झंडा उस वक्त भी था। पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। अच्छा, ये इंडियन में सॉरी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच की है ये। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये पढ़ते हैं हम सॉन्ग्स, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स that emerge during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. ठीक है, तो इसका मतलब देखिए गाइस, इसका जो है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान उभरे ये गीत जो है उभरे गीत और निशान, यानी जो सिंबल थे आज़ादी के लड़ाई के दौरान, कुछ सॉन्ग्स थे, कुछ सिंबल्स थे जो कि उभरे, इमर्ज हुए, है ना। तो डाइवर्सिटी को लेकर डाइवर्सिटी को लेकर हमारा जो है फेथ या यकीन जो है बनाए रखते हैं, और है ना। तो ये है इसमें, और ये एक सवाल भी करते हैं कि क्या आप इंडियन फ्लैग की कथा यानी कहानी जानते हैं? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसको प्रोटेस्ट के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था या किया जाता था। ठीक है, तो गाइस अब आगे देखते हैं। अभी पढ़ते हैं ये वाला। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग imposed फ्रॉम द आउटसाइड, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. ठीक है, describe the country, sorry दिखा नहीं, बहरहाल, who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो देखिए यहाँ कहने का मतलब और मकसद यही है गाइस कि जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक बुक है जो कि भारत एक खोज, हिंदी में कह लीजिए, ठीक है, और ठीक, भारत एक तलाश उर्दू में कह लीजिए। इनका मतलब कई लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो मैंने देखा हुआ है इसका टॉपिक। तो ये बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आज़ादी के बाद से, है ना, तो यही बने थे प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी, और ये अपनी बुक में किताब में इन्होंने लिखा कि भारत की एकता कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से थोपी गई, बल्कि ये बहुत गहरी है, डीप है ना, जिसमें अलग अलग तरह का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, और प्रथाओं यानी कि ट्रेडिशन वगैरह, कस्टम जो भी कह सकते हैं, को स्वीकार करने की भावना है, यानी एक्नॉलेज किया है ना। इसमें डाइवर्सिटी को पहचाना और एक्नॉलेज तो यहाँ, हाँ, और डाइवर्सिटी को जो है माना गया है, पहचाना गया है, और इसको इनकरेज किया है। इनकरेज मतलब इसको प्रोत्साहित किया है, इसको और हिम्मत बढ़ाई है इसकी। ठीक है, तो गाइस, ठीक है ना, ठीक, इसमें डाइवर्सिटी को पहचाना और इनकरेज किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है या किया जाता है। और नेहरू ने ही इंडिया की डाइवर्सिटी को ये बताते हुए कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि मतलब अनेकता में एकता है, और ये है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये इंडिया कंट्री को बताने के लिए काफ़ी है। ठीक, और ये पूरी कंट्री को हमारी मतलब एक तरह से व्याख्या करता है, बताता है, समझाता है। ठीक, और देखते हैं आगे क्या है। इंडियाज़ नेशनल एंथम, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है इंडिया का। ये एक दूसरा एक इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ इंडिया का एक दूसरा एक मिसाल है, या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन है। ठीक, अभी पूछते हैं आपसे कि इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। ये कहते हैं कि किस तरीके से नेशनल एंथम जो है ना, इंडिया भारत की यानी कि हमारी एकता को बताता है, दर्शाता है। ठीक, तो गाइस यहाँ पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल
किताबी दौलत के साथ बने रहें और उन तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, हमारी सभी वीडियोज़ को जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।